अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपने बीएमई के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करें। अब ये देखें, हमारे पास ये स्लाइड नंबर 1 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर जो है ना हम इस पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे, और जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम इस पीडीएफ के अंदर जो है ना वो देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखें, इस पीडीएफ को, स्लाइड को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास जो बीएमई का कोर्स है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कोर्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी डिवाइस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो डिवाइस जो है ना हमारे पास वो विंड टरबाइन है, ठीक है। अब विंड टरबाइन हमारे पास क्या करता है, टरबाइन जो है उसका काम होता है कि वो विंड को कैच करता है, ठीक है, और उससे जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किस तरीके से ब्लेड्स जो है ना वो मूव करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैसे आ गए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ पावर जनरेशन की बात होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होगा, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइस है ना, हमें इसका पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता, मतलब सिर्फ पावर मेकिंग का पार्ट नहीं होता, इसके अंदर मैकेनिकल का भी पार्ट है। मैकेनिकल का क्या पार्ट है, विंड जो है ना वो कैच हो रही है, किसके जरिए कैच हो रही है, वहाँ पे जो ब्लेड्स लगे हुए हैं टरबाइन के अंदर उसके जरिए कैच हो रही है। और वो जो ब्लेड्स हैं उसका शेप क्या है, उनका लाइट वेट, ठीक है, वो स्ट्रांग है या नहीं, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैंडल करेगा। तो ये एक मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है। तो हमें एक डिवाइस के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए मैकेनिकल पार्ट भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट के पता होने से हम उस डिवाइस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे, हमें मैकेनिकल पार्ट भी सही से पता होगा तो उस पूरी डिवाइस की एफिशिएंसी हम लोग सही से देख सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि वो तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैंडल करेंगे वो वाला पार्ट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को क्या ज़रूरत है। तो हमें किसी भी इंजीनियर से सही से कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, ये जो है ना कोर्सेज पढ़ने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर एक दूसरे के कोर्सेज होते हैं ताकि इंजीनियर्स जो हैं वो आपस में सही से जो है ना कम्युनिकेट कर सकें और किसी भी डिवाइस के अंदर सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सही से देख सकें, ठीक है। अब देखें, हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ये स्लाइड जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर की। अब सर्किट ब्रेकर जो है वो आप लोग आगे जाके सही से देख लेंगे। सर्किट ब्रेकर में हमारे पास क्या होता है कि ये नाम से ही जाहिर है, सर्किट को ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है, हमारे पास ये एक सेफ्टी स्विच की तरह होता है घर के अंदर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का हैवी फ्लो हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना उसको डैमेज से बचाने के लिए वायर्स को, और वहाँ पे आग ना लगे, फायर ना हो, तो वहाँ पे जो है हमारे पास सर्किट ब्रेकर काम आते हैं। अब इस सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है ना मैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है। तो उस स्विच को सही से हैंडल करने के लिए हमें मैकेनिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करे, तभी हम इसको सही से हैंडल कर सकेंगे। तो ये हमारे पास सारी रीजंस थी। अब हम ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 देख लेते हैं। स्लाइड नंबर जो 1 है ये थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ओल्ड डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि भाई थर्म का मतलब हीट होता था, ठीक है, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पढ़ा करते थे कि हीट को किस तरीके से पावर में हम लोग कन्वर्ट करें। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, मतलब कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर हीट पावर के अंदर कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो गाड़ी चलती है, ठीक है। अभी ऑटोमोबाइल्स जितने भी जो गाड़ियां हैं, 4 व्हील व्हीकल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि हमारे पास हीट जो है ना वो फ्यूल से जनरेट करवाते हैं, ठीक है, फ्यूल आप लोग भरवाते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट जनरेट होती है उससे व्हील रोटेट करता है और उसके ज़रिए गाड़ी जो है वो आगे होती है, ठीक है। मतलब इंजन में पावर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये जो सारी स्टडी है ये हम लोग किसकी मदद से कर रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो
स्टीम पावर प्लांट, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसकी मदद से, कोल की मदद से, कोयले की मदद से, ठीक है, कोयले की मदद से होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, वहाँ से कोयले की मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है भाई। और तीसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास सोलर थर्मल कलेक्टर्स होते हैं, मतलब ये हमारे पास हीट जो है ना, जो सन से हमें हीट मिल रही है उसको हम हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसके ज़रिए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक्स की जो है ना एग्जाम्पल्स थी, मगर ये जब तक की एग्जाम्पल्स हैं जब हमें सिर्फ इतना पता था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि हीट को किस तरीके से पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर और हमें ये पता चला कि भाई सिर्फ हीट को पावर में कन्वर्ट करना सिर्फ यही नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि जितनी भी एनर्जीज आपस में कन्वर्जन हो रही है एनर्जीज की, ठीक है, जितनी भी एनर्जीज की हम लोग बात करें वो सभी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, इन सब की कन्वर्जन मतलब इन सबको मिलाकर ही थर्मोडायनेमिक्स जो है ना उसका जो है ना स्टडी बनती है। अब देखें इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने देखा कि भाई विंड मिल्स में क्या होता था कि हमें जो है ना विंड जो है ना वो चलती थी, ठीक है, विंड ब्लोइंग विंड जो है वो चल रही है और विंड एनर्जी के जरिए वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब विंड एनर्जी हीट थोड़ी है, विंड एनर्जी कोई हीट जो है वो पावर में थोड़ी बनी है, विंड एनर्जी तो एक अलग किस्म की एनर्जी है, उससे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, तो ये भी तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें पता चला। अब देखें दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो सोलर पीवी पैनल्स, ठीक है, पीवी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है फोटो वोल्टेक पैनल्स, मतलब कि हम लोग फोटो मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है, फोटो का वर्ड जहाँ पे आ जाए मतलब लाइट एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है, सोलर पैनल्स के अंदर। तो ये चीज़ हमने देखी, ये सब भी हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ रहे होते हैं, सही है। तो और यहाँ पे आप लोगों का ये जो ये आपकी स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपके पास और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, 19 एप्लीकेशंस, ठीक है, डिस्कस हुई हुई हैं, आप लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पेपर के हवाले से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि आप लोग ओन वर्डिंग के अंदर लिख लें, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होगा पेपर, मगर थ्योरी भी आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब हम लोग जो है ना एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है ना हमारे पास एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ भी चेंज को प्रोड्यूस करने से पहले। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी चेंज प्रोड्यूस करना है, अगर हम कहें कि भाई एक बॉक्स है हमें उसको धक्का देना है, मतलब वहाँ पे चेंज करनी है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हम उसको कोई एनर्जी नहीं देंगे, तो बताएं वो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, सिर्फ एक एबिलिटी है चेंज प्रोड्यूस करने के लिए। अगर कहीं पे चेंज नहीं हो रहा तो समझो वहाँ पे हमने कोई एनर्जी जो है वो नहीं दी है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं उसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। ये हमें क्या कहता है, ये सारी बेसिक्स हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, हमने मतलब पहले ही सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखें एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी कहीं पे डायरेक्ट जो है ना वो गायब हो गई या खुद से बन गई, ठीक है। अगर हमने कहीं पे देखा कि भाई किसी डिवाइस के अंदर एनर्जी जो है ना वो गायब हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो गई, तो मतलब कि वो किसी और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से गायब हो गई, ठीक है। अब देखें इसकी एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पे दी हुई है, हम लोग देख सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक पत्थर की एग्जाम्पल दी हुई है जो कि एक जो है ना ऊपर से हाइट से गिर रहा है, ठीक है, और वो नीचे गिरेगा। अब देखें इससे हमें क्या समझ आता है, हमारे पास दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर भी मोशन की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। मोशन कहीं पे भी हो रहा होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हो रहा होता है। और अगर हम कोई हाइट पे चढ़ रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल माउंटेन को क्लाइम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे हाइट की बात आ जाए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ पे सिंपल मोशन की बात आ जाए वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। अब ये पत्थर ऊपर से गिरा, जब ये ऊपर था तो ये एक हाइट पर था, तो मतलब इसने अभी तो कोई मोशन नहीं किया, ठीक है, तो अभी ये हाइट पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, मगर ये हाइट पर है, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हमने उसको 10 यूनिट्स कह दिया। अब ये ऊपर से नीचे गिरा
तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कम, हाइट जो है वो कम हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, 7 यूनिट हो गई, मगर इसने मोशन किया, ये मतलब इसके अंदर मूवमेंट हुई, तो काइनेटिक एनर्जी तो अब ज़्यादा हो जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी 3 यूनिट्स हो गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचें 10 से 7 कैसे हो गया, 7 से 3 कैसे हो गया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको ताकि समझ आए। अब सोचने वाला ये सोच सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 0 से 3 हो गई, मतलब यहाँ पे ज़रूर बनी है ये एनर्जी, ठीक है, और 10 से 7 हो गई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है, बेशक हुआ है, मगर ये ऐसा नहीं कि खुद से बन गई वो 0 से 3, ठीक है, खुद से यहाँ पे कहीं बाहर से आ गई, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो ये बनी, मतलब टोटल जो वो जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम, उसके अंदर पहले भी 10 थी और उस रॉक के गिरने के बाद भी 10 ही है, मतलब टोटल जो अमाउंट होती है एनर्जी की वो किसी भी सिस्टम के अंदर कंजर्व होती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस ये चीज़ है कि टोटल किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके 2 लॉ होते हैं। हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे पास जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी भी यही स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास यही कहता है कि एक पूरे सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है, मतलब एनर्जी का एक लॉ दिया हुआ है तो हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम लोग आगे जाके देख लेंगे डिटेल में कि एक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि एक एनर्जी होती है, उसके पास एक क्वालिटी भी होती है और एक क्वांटिटी भी होती है। अब ये दोनों लफ्ज़ हमें समझ आने चाहिए। इन दोनों लफ्ज़ का मतलब ये है, क्वालिटी का मतलब ये है कि देखें टेम्परेचर जो है ना, अगर कोई एनर्जी जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और कोई एनर्जी जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो डिक्रीज, क्वालिटी जो है वहाँ पे डिक्रीज हो गई, समझे, मतलब एनर्जी की क्वालिटी को हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की क्वालिटी है एनर्जी की। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक अलग क्वालिटी है, मैकेनिकल एनर्जी एक अलग क्वालिटी है एनर्जी की, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। एज वेल एज क्वान्टिटी, क्वान्टिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अब देखिए हमें ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा डिक्रीजिंग क्वालिटी की डायरेक्शन में होगा। अब इस बात का मतलब समझ में आना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि कभी भी आप लोग कोई भी प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, वो हो रहा होगा हायर क्वालिटी से लोअर क्वालिटी में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोअर क्वालिटी से हायर क्वालिटी में हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है, एक चाय का कप पड़ा हुआ है एक रूम टेम्परेचर के अंदर, चाय का कप फॉर एग्जांपल वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो अब बताएं जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी, वो कहाँ से फ्लो करेगी, किधर। क्या ऐसा होगा कि जो है ना वो चाय और गर्म हो जाएगी, मतलब वो 100 से 150 हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि रूम से वो और एनर्जी ले रही होगी, नहीं, बल्कि क्या हो रहा होगा कि वो जो अपनी एनर्जी है वो रूम को दे रही होगी, ठीक है। मतलब कि डिक्रीजिंग क्वालिटी की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब कि रूम में एनर्जी कम है, सही है, तो जो कम एनर्जी होगी उसकी तरफ हमारी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, और इस तरीके से चाय का कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, मतलब 100 से 50 हो जाता है। कैसे, जो बाकी के जितने भी उसने एनर्जी थी अपनी रूम को दे दी, ठीक है, मगर रूम तो कोई गर्म नहीं हो जाता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि रूम बहुत बड़ी वो सराउंडिंग होती है, ठीक है, तो इतने छोटे से चेंज से हमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो ये होता है, हमेशा हमारी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीजिंग क्वालिटी की तरफ हो रहा होता है। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पे सेकेंड लॉ की कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमें सेकेंड लॉ में सबसे पहले ये कहा गया है कि भाई एनर्जी जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। अब पहली एग्जाम्पल क्या कहती है कि हीटिंग अ फैन में मेल्ट इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी नॉट हीट। मतलब ये है कि हमें एनर्जी की जो क्वालिटी चाहिए ना, हमें वही क्वालिटी दो तभी वो चीज़ काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हम उसको हीट एनर्जी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये मतलब इस बात का। दूसरा वाला जो है कप का एग्जाम्पल है जो हमने बहुत दफ़ा देखी है कि हमेशा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो डिक्रीजिंग क्वालिटी में होता है, ठीक है। तो कप जो है वो उसी से रिलेट करता है। अब सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है,
सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। और उस सब्सटेंस की जो भी खुसूसियात होती हैं वो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि वो मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सब्सटेंस की एक खुसूसियत देखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल गैस की हम प्रेशर देखना चाहें, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रॉपर्टी है उस गैस की, गैस क्या है, वो सब्सटेंस है, ठीक है। किसी भी कंटेनर में अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो किसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा कि भाई वो जो मॉलिक्यूल है ना वो कितनी तेजी से उस कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, उनका मोमेंटम क्या है। तो ये हमारे पास कहलाता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो भी खुसूसियत है वो उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमें पता चला कि बीएमई में ना हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो वो असल में किसके ऊपर डिपेंड करी है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करी है। तो हमें पता चला कि भाई थर्मोडायनेमिक्स की दो ब्रांचेज है हमारे पास, ठीक है, एक है हमारे पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक है हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि भाई जिसमें हम पूरे जो सब्सटेंस होता है उसका ओवरऑल बिहेवियर देख रहे होते हैं, वो जो पूरा सब्सटेंस है मिलाकर। अगर मैं पूरे एक गैस की बात करूं, ठीक है, और मैं कह रही हूँ, अच्छा यहाँ पे कप की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, समझना ज्यादा आसान है कि भाई एक कप है, अब अगर उस पूरे कप का हम टेम्परेचर बताएं तो हम वो जो है ना क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, मैक्रो, ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है, पूरा ओवरऑल हमने देखा उस कप को कि भाई इसका टेम्परेचर इतना है। जबकि अगर हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच रखी, ये तो वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है, मतलब कि मैं कहूँ कि भाई इस कॉफी का ये पर्टिकुलर एक ये पार्टिकल है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैंने उस पूरी कॉफी का टेम्परेचर नहीं बताया, उस एक पार्टिकल का बताया। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। और ये हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो सारी बातें हो रही होंगी वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती होंगी। अब ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल जो डायमेंशन है और यूनिट्स हैं, ये हम लोगों ने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो ये याद कर लिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल में एक्सपोनेंट 12, एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 6 ये इस तरीके से लिख के ना दिया हो, बल्कि आपको बोले भाई मेगा मिली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो ये यहाँ इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें हैं जो जरूरी हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्रीज। अब सिस्टम जो है ना, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो एरिया या वो मास या वो रीजन जो हम देख रहे होते हैं, जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं। मैं बार बार एक कप की बात कर रही हूँ, कॉफी का कप है, चाय का कप है, तो मैं उस कप को कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं वो जो कप है ना सिर्फ उसी को देख रही हूँ और उसकी सराउंडिंग में मैंने बात नहीं की, उसकी सराउंडिंग में एक पंखा लगा हुआ है, एक रूम है, रूम में ये है, कुछ नहीं, मेरा सारा फोकस उस कप के अंदर जो चाय है या कॉफी है उसके बिहेवियर पर है। तो वो सिस्टम हो गया मेरा, जो कप के अंदर का मामला है वो सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सराउंडिंग्स हमें पता है, जो हमने कंसीडर नहीं किया हुआ वो सराउंडिंग है, ठीक है। और जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग किए हुए है, जैसे वो कप की बॉल, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, बाउंड्री है, सही है। अब देखिए सिस्टम बहुत तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैग्नेटिक, कोई ग्रेविटेशनल जो है ना, कोई मोशन, कोई सरफेस टेंशन, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें ना एक्ट करी हो, वो सिंपल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। सिस्टम हमारे पास जो है ना 3 तरीके के होते हैं अगर हम देखें तो ट्रांसफर के लिहाज से। एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, मगर आज आप लोग जो है ना इसका एक नया नाम देखेंगे। ओपन सिस्टम को अब हम जो है ना कंट्रोल वॉल्यूम कहा करेंगे। ओपन सिस्टम क्या होता था, मास भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास कहा करेंगे, इसमें मास ट्रांसफर नहीं हो सकता मगर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास सिस्टम की टाइप्स हैं। अब ये आप लोग जो नाम है ना अभी से याद कर लें, ताकि जब बार बार इनका जिक्र हो रहा हो ना तो आपको कोई मुश्किल ना पेश आए, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ सराउंडिंग है, सराउंडिंग अभी हमने डिस्कस किया क्या होती है, वो एरिया, वो रीजन जिसे हम कंसीडर ही नहीं कर रहे होते सिस्टम के अलावा होती है, वो पूरी सराउंडिंग है, ठीक है। बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग किए हुए, सेपरेट किए हुए, वो हमारे पास बाउंड्री होती है। फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, कोई पिस्टन लगा हुआ है हम उसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर कोई बाउंड्री तो उसे हम कंट्रोल सरफेस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
अच्छा देखिए, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। सिस्टम क्या होता है, वो मास या रीजन जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मास का मतलब ये है कि अगर मैं एक चाय की कप की ही एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि यही एक ईजी एग्जाम्पल है, हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चाय का कप है, ठीक है, और मैंने उसको मतलब मैं उसको ना एक सिस्टम कंसीडर कर रही हूँ, तो मैं किसको सिस्टम कंसीडर करूंगी, वो जो अंदर की चाय है मैं उसे सिस्टम कंसीडर करूंगी। मैंने उसको ऑब्जर्व करना है, भाई इससे कितने हीट लॉस हुआ, इसमें कितनी हीट गेन हुई। मैं उस कप को तो नहीं देख रही ना कि कप में कितनी हीट गेन हुई, मैं असल जो चीज़ें देखने वाली वो चाय है। ठीक है, इसी तरीके से वो जो चाय का कप है वो जो है ना वो मेरी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, और वो एक रियल बाउंड्री है, वो इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से इमेजिन कर ली, नहीं, वो एक रियल है जिसने पूरे एटमॉस्फेयर को, जिसको हमने कंसीडर नहीं किया हुआ। ठीक है, हम लोग जिसको कंसीडर नहीं करते, वो जो सिस्टम होता है हमारा, उसके अलावा वाला रीजन क्या कहलाता है, हमारी सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, उससे सेपरेट किया हुआ है, सराउंडिंग से सिस्टम को सेपरेट किया हुआ है बाउंड्री। बाउंड्री क्या हो गई, कप हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें फॉर एग्जांपल। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो सिस्टम में कंसीडर कर रही हूँ उसकी खुसूसियात। सही है, आम लफ्जों में बस खुसूसियात का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं उस चाय के कप की बात करूँ तो मैं ये देखना चाह रही हूँ चाय का प्रेशर, चाय का टेम्परेचर, चाय का वॉल्यूम, चाय का मास। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको साइज से या मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब कि हम साइज, यहाँ पे तो मास नहीं लिखा हुआ, मगर क्योंकि हम किसी भी सिस्टम का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें मास ही ऐड करते हैं ना, तो इसलिए मैं मास कह रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, मतलब कि अगर मैं उस सिस्टम का, मतलब कि चाय अगर मैं और मिला दूं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी उस कप के अंदर, वो वही रहेंगी जो पहले थी। पहले मैंने कुछ वैल्यू निकाली थी उस प्रॉपर्टी की, मैंने चाय ऐड की, फिर भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मगर मैंने जब उसमें चाय ऐड कर दी उसी टेम्परेचर की, उसी वही हर चीज, ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हुई दिखी मुझे। सही है, तो वो जो चेंज होती हुई प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए, ये जो है ना हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि ज़रूरी है, तभी हम इसकी एग्जांपल्स जो है वो अच्छे से समझ सकेंगे। एक और तरीके की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास जो कि होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रही है, एक वी दिख रहा है आपको स्मॉल। सही है, ये स्मॉल वी देखें, ये पूरी हाईलाइट भी हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल वी है वॉल्यूम। अब देखिए, एक मेरे पास होती है कैपिटल। कैपिटल में जब भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, वो समझेंगे वो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पूरे सिस्टम की। मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करना। ठीक है, अब वॉल्यूम, अगर मैं उस चाय के कप के वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, उसने जितना भी वॉल्यूम है उसका, ठीक है, मैं अगर उस पूरे चाय की बात कर रही हूँ ना, सिस्टम के वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, पूरे सिस्टम को कंसीडर करके बात कर रही हूँ, तो मैं कैपिटल वी लिखूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, जो कि अभी तक हम पढ़ते आते थे, हमेशा से हमने यही वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी है। मगर अब इस कोर्स के अंदर ये वर्ड आप लोग बार बार सुनेंगे, बार बार इसी चीज का डिस्कस होगा, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले तो स्मॉल कर देना होता है, V अपॉन M, मतलब के पर मास। अगर मैं कहूँ कि वो चाय जो है, वो चाय फॉर एग्जाम्पल एक पूरे देगची के अंदर है चाय, ठीक है, अब उसमें 4 किलो चाय फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 4 किलो का वॉल्यूम अगर देखूँ तो वो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला। ठीक है, ये रहा, सही है, ये वाला वॉल्यूम है। मगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो मैं कहूंगी पर केजी इसका वॉल्यूम बताओ भाई कि 1 केजी का कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास पूरी चाय की देगची का वॉल्यूम था 4 मीटर पर क्यूबिक। ठीक है, सही है, और मेरे पास वो जो देगची है उसमें 4 किलो चाय है, तो ये जो 4 मीटर पर क्यूबिक कहूंगी तो मैं ये वाला वॉल्यूम कहूंगी, ये कैपिटल वाला। ठीक है, और अगर मैं कहूँगी भाई मुझे स्पेसिफिक बताओ, मुझे ऐसे नहीं बताओ, तो स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि पर केजी बताओ, मतलब कि पर केजी में हमारे पास कितना है, 1 मीटर पर क्यूबिक है ना। एक 4 को 1 से डिवाइड, मतलब 4 मीटर पर क्यूबिक उसका पूरा वॉल्यूम था, 4 किलो चाय है। ठीक है, तो 4 और 4 मतलब के 1 मीटर पर क्यूबिक वॉल्यूम है मेरे पास 1 किलो में। सही है, तो वो मेरे पास क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। एक चीज ये हमें समझ आ गई। अब देखें,
यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब ये होता है जिनको साइज से मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर मेरे पास 40 थोड़ा कम हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एक गर्म पानी है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी है, अब मैंने उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एक गर्म पानी और मिला दिया, तो बताएं क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा? साइज से फर्क पड़ा टेम्परेचर को, या मैंने क्या किया, उसमें से वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मेरे पास पानी था ना पूरी देगची में, मैंने उसको आधा खाली कर दिया, तो क्या आधा बचा हुआ जो है वो अचानक से ठंडा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता कुछ। तो वो हमारे पास टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास इसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी होते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब इनको मास से फर्क पड़ता है, ठीक है। मास से किसे फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम को। अभी हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई करना, ठीक है। अगर जो है ना मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 किलो का जो है ना 4 किलोग्राम मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, और अगर मैं उसको 8 किलो कर दूं तो जाहिर सी बात है जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखें इसी तरीके से ये जो डिस्कस हुआ है ना ये एस जी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये वही चीज़ है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इन्होंने और हाईलाइट किया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम पर यूनिट मास, ये किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास मतलब एक यूनिट मास देखें, अब यूनिट का मतलब ये नहीं होता हमेशा 1 किलोग्राम, अगर जो है ना पाउंड्स में बात हो रही है तो 1 पाउंड, ठीक है, इस तरीके से करके पर यूनिट मास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से जो है ना डिनोट करते हैं। असल में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो पेपर में कहीं पे छोटा वी लिखा है, कहीं पे छोटा कुछ भी छोटे जो है ना लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आपको देखते ही अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मतलब कि जो आपका जो टोटल होगा ना आपने उसको मास से जो है ना पर किलोग्राम मास देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाजमी देखनी होगी वरना गलत हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक वॉल्यूम की एक एनर्जी की। अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी देखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी को डिवाइड बाय एम करूंगी, ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल वी डिवाइड बाय एम, इस तरीके से करके होता है। अच्छा एक और चीज़, आपके पास डेंसिटी होती है एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है रॉ, ये जो लिखा हुआ है ना इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना इसको कंफ्यूज कर दें, मतलब कि ये मास अपॉन वॉल्यूम है ना तो नीचे मास करने का कुछ करें, तो ये कंफ्यूज नहीं करिएगा। नीचे हमेशा याद रखिएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में नीचे मास ही आएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास हो गया। आगे जब ये चीज़ें यूज होंगी तो और डिटेल में हम लोग इसको देख लेंगे। अब अगला देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने कही हुई है कि भाई ये प्रूफ करो कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब कि डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। अब डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे है? डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अब अगर मैं एक जो है ना बात करूं, मैं इसके अंदर क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मास, सही है, जितना भी किलोग्राम मास, फॉर एग्जांपल 1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, ठीक है, या इसको अगर और आसान करें भाई कितना किलोग्राम मास जो है ना वो एक वॉल्यूम में है, मतलब के अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कमरा है ना, एक कमरों को आप जो है ना उसको 10 पीसेस में डिवाइड कर दें, ठीक है, वो जो 10 पीसेस है वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, और हर पीस के ऊपर ना एक मास्क रख दें कुछ ना कुछ। तो वो कह रहा है कि भाई हर आपके पास हर वॉल्यूम पर, हर मीटर क्यूबिक पर, ठीक है, हमारे पास क्या होती है ये जो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब हर वॉल्यूम पर, हर मीटर क्यूबिक पर, हर एक उस साइज पर जो आपने मैंने कमरे को 10 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक उस हिस्से पर कितना मास मौजूद है, ये हमारे पास डेंसिटी होती है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब डेंसिटी को मास से या साइज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताएं, डेंसिटी जो है ना, अगर मैं एक कमरे की ही ये एग्जांपल लूँ, कमरे को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, उन 10 हिस्सों में 10 अलग अलग लोग खड़े किए हैं, ठीक है, मतलब कि वो जो 10 लोग हैं उनका मास जो है वो मास है, ठीक है, और वो जो 10 हिस्से हैं स्क्वायर बना ले अपने कमरे में ज़मीन पे समझे, ठीक है, 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब वो जो वॉल्यूम है
ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया कि दो लोग और लाके खड़े कर दिए और उस कमरे को ना बड़ा हो गया, वो कमरा जो है उसकी दीवारें हमने आगे कर दी और वो बड़ा हो गया और 4-5 और हिस्से ऐड हो गए और हमने उसमें 4-5 और लोग खड़े कर दिया। अब एक बात बताएं, अगर ऐसा हुआ तो डेंसिटी को कोई फर्क पड़ेगा? डेंसिटी पूरे कमरे की थोड़ी देख रहे थे, डेंसिटी हम क्या देख रहे थे? एक हिस्से की। हिस्से पर 1 मीटर क्यूबिक पर कितना मास मौजूद है ये देखा था हमने ये थोड़ी देखा था पूरे कमरे में कितना मास मौजूद है। तो पूरे कमरे का मास बढ़ भी जाए, पूरे कमरे का साइज बढ़ भी जाए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस करना था। अगर आपकी जो है एक्सप्लेनेशन आ गई तो आप फॉर्मूला लिख के मैथमेटिकली इसको जो है बताएंगे अपने लफ्जों में कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, अगर हम दो प्रॉपर्टीज जो है वो कंसीडर करें, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज को हम बोल रहे हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट है दोनों प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं उसमें से एक प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट जो है ना, मतलब कि अगर एक प्रॉपर्टी चेंज भी हो जाए तो दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी लिक्विड वाटर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है ऐसा। प्रेशर को कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एक प्रॉपर्टी कुछ भी हो। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कोर्स के लिहाज से। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट एक ज़रूरी चीज़ है, स्टेट समझनी पड़ेगी हमें। स्टेट क्या होती है? जब आपका सिस्टम, ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर आपका सिस्टम जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, चेंज का मतलब क्या है कि आपके पास एक बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है, पानी बनती है, पानी जो है वो वेपराइजेशन होती है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बर्फ जो है वो पिघलने की स्टेट में पानी बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो। ठीक है, बर्फ अपनी स्टेट पर है, ठीक है, अपनी बिल्कुल सही स्टेट पर। अब देखिए अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जब चेंज नहीं हो रहा तो जो प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की होंगी, ठीक है, और वो जो है वो कांस्टेंट होंगी। सही है, तो प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होंगी, बर्फ बर्फ ही रह रही है ना, मतलब प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तभी तो वो बर्फ बर्फ ही है, तो कांस्टेंट रहती है ऐसी चीज में प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब भी चेंज नहीं हो रहा होता है सिस्टम, तो ये जो कंडीशन होती है ना उस सिस्टम की, ये जो सिचुएशन होती है, इसे हम एक स्टेट कह रहे होते हैं। अब देखें ये ना इतना इसको मुश्किल मत बनाएं, इसको बस आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि आपके पास एक बर्फ वाली स्टेट होती है, एक आपके पास सॉलिड की स्टेट है ना, स्टेट सही है। स्टेट कब हुई? अगर चेंज हो रही होती, वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, तो हमने पढ़ा है कि सॉलिड से लिक्विड के दरमियान वाला जो होता है जिसमें आधा पानी आधा बर्फ, उसको ये स्टेट कहते हैं। नहीं, हमने तो ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी। स्टेट एक पूरा स्टेट है ना, बर्फ है तो भाई वो सॉलिड है और पानी है तो वो लिक्विड है। ठीक है, मतलब कि वो कांस्टेंट था, उस टाइम पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो चेंजिंग नहीं होनी चाहिए सिस्टम के अंदर जब भी हम एक स्टेट की बात करें। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होना चाहिए, जितना टेम्परेचर था, जितना प्रेशर था, जितना वॉल्यूम था, सब कांस्टेंट होगा, तभी हम कहेंगे कि भाई हाँ अब ये एक स्टेट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कोई भी जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, उसकी सारी स्टेट बैलेंस हो। ठीक है, मतलब कि हमारे पास उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्सेस ना लग रही हो जो अनबैलेंस्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट की बात करें, हमने कहा प्रॉपर ये जो हमारे पास सिस्टम है ये चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वो हम यहाँ इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। जब प्रेशर वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेम रहेगी थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि सिस्टम में कुछ भी हुआ प्रेशर सेम रहा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, चेंजिंग तो हुई मगर यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेशर जो है वो सेम रहा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूरे सिस्टम में टेम्परेचर जो है वो सेम रहे तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। अगर जो है आपके पास सिस्टम जो है वो किसी दो फेज में है और मास जो है ना, अच्छा ये एक समझने वाली चीज़ है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम को हम बर्फ पानी की एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब कि एक ऐसी स्टेट होती है आपके पास या एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप क्या कर रहे होते हैं, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल रहा होता है, हम उसको टेम्परेचर दे रहे होते हैं और क्या होता है कि भाई वो पानी बन रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट बर्फ था और आँख हमने झपकी और वो पानी बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होगा, थोड़ा पानी बनेगा, फिर थोड़ा पानी बनेगा, फिर कुछ ऐसी चीज़ भी हमें दिखती है कि बर्फ के अंदर अंदर थोड़ा सा पानी दिख रहा होता है हमें। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम
अगर सिस्टम इन्वॉल्व टू फेजेस, तो ये दो फेजेस हो गए, आधा बर्फ आधा पानी, अंदर थोड़ा सा पानी है, ठीक है। आप अपनी वाटर बॉटल देखें, अगर वो बर्फ होगी तो अंदर क्या होगा कि कोई एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि अंदर उसके पानी हो और वो पूरी बाहर जो है ना उसकी बाउंड्री बर्फ से जो है ना कवर हुई हुई हो, तो अंदर तो पानी है। तो आपका सिस्टम में क्या हुआ कि दो फेजेस इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब जब भी ऐसा हो कि दो फेजेस इन्वॉल्व हो जाए और पानी भी उतना ही है जितनी बर्फ है, ठीक है, दोनों का मास सेम है उन दोनों फेज का, तो वो फेज इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम जो होगा वो फेज इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब भी आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं होगा कोई, ठीक है, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ केमिकली, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारे इक्विलिब्रियम हमने पढ़े क्यों, जब ये सारे इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हैं ना, मतलब कि अगर किसी सिस्टम में प्रेशर भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, फेज जो है फेज इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, तो हम उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि भाई इसमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, मतलब सारी एनर्जीज बैलेंस्ड है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखें ये जो पूरा कोर्स है ना, इसमें हम अज्यूम कर रहे होंगे कि हमारी जो चीज़ है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कि अगर जो प्रॉब्लम में हमें चीज़ बताई हुई सिर्फ वही चेंज हो रही है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने इसलिए समझाई। अच्छा, अब देखिए ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है स्टेट पोस्टुलेट। स्टेट पोस्टुलेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे ना किसी एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम की स्टेट बतानी है, फॉर एग्जांपल किसी गैस की बतानी है, ठीक है। तो गैस की जो स्टेट है अगर मुझे बतानी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें उसकी दो इंडिपेंडेंट या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये पता होंगी तो हम किसी भी गैस की स्टेट ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस का इन्होंने टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया हुआ है, ठीक है, तो हम उसकी स्टेट ईजिली बता सकेंगे, और अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो फिर उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेट पोस्टुलेट है। अब देखिए प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो हमें डिटेल में समझना है। प्रोसेस का मतलब ये है कि एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। आपके पास एक स्टेट थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट थी, इक्विलिब्रियम अचीव था, मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रही थी चीज़, ठीक है, ना प्रेशर चेंज हो रहा, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ना कुछ चेंज हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना वो एक दूसरी चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हो गई, वो दूसरी स्टेट पर आ गई। अब जैसी वो दूसरी स्टेट पर आई तो यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज है, यहाँ का प्रेशर चेंज है, ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो बीच में जो उसने पाथ फॉलो किया, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक प्रोसेस पाथ कहलाता है, मतलब वो पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, वो जो चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। अब प्रोसेस के लिए अगर हम एक प्रोसेस जो है उसको डिफाइन करना चाहे, प्रोसेस के लिए हमारे पास पहले तो स्टेट वन होनी चाहिए, मतलब स्टेट वन की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या पता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो, क्या पता है यहाँ पे वॉल्यूम हो, क्या पता है प्रेशर हो, पी हो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वॉल्यूम हो, ठीक है। तो यहाँ का मुझे वॉल्यूम भी पता होना चाहिए था, यहाँ का प्रेशर भी पता होना चाहिए था, तभी मैं स्टेट वन को डिफाइन कर सकूँगी, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, एक टाइम पर आके वो वापस से सेम हो गया, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट हो गया, आप चेंज नहीं हो रहे, तो हमारे पास दूसरी स्टेट है, ठीक है, मतलब कि ये फाइनल स्टेट है, दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये पूरा पाथ फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा जो चेंज है ये क्या कहलाएगा, ये एक प्रोसेस कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, चौथी चीज़, अगर एक प्रोसेस होता है तो हम उसकी इंटरेक्शन भी देखते हैं सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है सराउंडिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इंटरेक्शंस भी देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट के बहुत करीब रहता है हर वक्त, ठीक है, मतलब कि हमें लगता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया मगर अचीव नहीं हुआ होता, वो बिल्कुल करीब होता है, और ऐसा जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉसी स्टैटिक या कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस होगा कैसे, ये प्रोसेस ऐसे होगा कि आप जो है ना बहुत ही स्लोली कोई चीज़ जो है ना चेंज करें,
ठीक है। तो वो इस तरीके से चेंज होगी कि आपको लगेगा ही नहीं चेंज हो रही है, मगर वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और जो है सारे जो सिस्टम के सारे पार्ट्स होंगे उनमें कोई ना कोई चेंज जो है वो एक साथ हो रहा होगा, और ये एक आइडियलाइज प्रोसेस होता है, मतलब कि एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है स्लो कंप्रेशन, मतलब स्लोली स्लोली इतना स्लो करो कि जो प्रेशर है ना ये चेंज ना हो, ठीक है। मतलब कि लगे सेम है, पी इन्होंने तभी बताया कि सारा प्रेशर सेम है, और ये इतना स्लोली होगा कि प्रेशर नहीं बढ़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स नहीं बढ़ेगी। इस ये जो डिवाइस कह लें, इंस्ट्रूमेंट कह लें, ये जो भी यहाँ से प्रेशर लग रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे इतनी स्लोली लगेगा प्रेशर कि ये प्रेशर अंदर का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा यहाँ का प्रेशर भी वही है, यहाँ का भी वही है, यहाँ का भी वही है, यहाँ का भी वही है, ठीक है। तो ये कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जिसमें हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, पहले यहाँ की स्टेट थी, फिर यहाँ की आ गई, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल से फाइनल तक का चेंज हुआ, तो प्रोसेस हुआ एक, और कॉसी इक्विलिब्रियम क्योंकि बहुत स्लोली हुआ, ठीक है। अब देखें इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने अचानक से यूँ कर दिया। अब अचानक से यूँ किया तो अंदर का तो भाई सारा प्रेशर ही बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो इधर ज़्यादा प्रेशर, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, पहले कुछ और था बिल्कुल ही अलग हो गया। तो ये फास्ट था, नॉन कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं बहुत तरीके के। हमारे पास एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, मतलब कि आइसोथर्मल का मतलब ये है कि जब हम जो है इनिशियल से फाइनल स्टेट तक गए तो जो भी चेंज हुआ हो मगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब ये है कि जब हम इनिशियल से फाइनल स्टेट तक गए तो कुछ भी चेंज हुआ हो मगर प्रेशर चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे आइसोकोरिक, हमने आइसोकोरिक का वर्ड तो सुना है, आइसोमेट्रिक का नहीं सुना, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आइसोमेट्रिक भी आ गई। आइसोमेट्रिक का मतलब भी यही होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम या वॉल्यूम कह लें, वॉल्यूम जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है आडियाबैटिक। आडियाबैटिक का मतलब ये है कि आपके पास एक सिस्टम के अंदर ना तो हीट ट्रांसफर हुई ना तो मास ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो आपके पास आडियाबैटिक है। स्टेडी और यूनिफॉर्म, अब देखिए स्टेडी और यूनिफॉर्म समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेडी है कौन सा यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो स्टेडी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के लिहाज से चेंज ना हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, स्टेडी है। मतलब कि अगर मैंने एक गर्म पानी लिया तो भाई टाइम मैंने 5 मिनट रखा ना उसको कप को, तो मैंने 1 मिनट में देखा तो भाई टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, और जब मैंने 5 मिनट बाद देखा तो भाई मुझे इसका टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड लगा, ठीक है। तो वैसे तो चाय ठंडी हो जाएगी, ये तो एक ऐसी बात है, ये हो नहीं सकती अनलेस कुछ कंडीशंस ना हो, वो हम आगे जाके हीट के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मगर हमने ये देखा कि भाई टाइम के लिहाज से कोई प्रॉपर्टीज़ की चेंज नहीं हुई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक स्टडी है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी डिस्कस की जा रही है सवाल में उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमें नहीं सवाल में बताई जाएंगी, जो प्रॉपर्टी बताई जाएंगी अगर वो चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, स्टेडी सिस्टम होगा, मतलब कि ये स्टेडी है। और अगर जो है चेंज हो रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय का कप 1 मिनट में देखा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 मिनट में देखा तो 30, ठीक है, तो अनस्टेडी है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक पानी का पाइप है, ठीक है, हमने वहाँ से पानी एंटर किया, बहुत प्रेशर से पानी जा रहा है। अब पाइप के आखिर तक पानी आते आते उसका प्रेशर जो है वो हल्का हो गया, पता नहीं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करके आ गया था। तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पानी ने ट्रैवल किया, पता चला भाई शुरू में प्रेशर कुछ और था आखिर में कुछ और है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मतलब कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई होती, प्रेशर उतना ही है जितना पाइप के शुरू में पाइप के आखिर में, तो वो यूनिफॉर्म होता, ठीक है। अब ये देखिए ये 4 तरीके के सिस्टम है, स्टेडी और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टेडी, इसको समझने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पोजीशन, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, ठीक है, और ये हमारे पास पहली से दूसरी तक गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास क्या था, 5 मीटर पर सेकंड, सही है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टेडी है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पे हमें टाइम जो है ना, टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज हुआ होता तो यहाँ पे हमें बताते भाई पहले जो है ना प्रॉपर्टी बस यहाँ पे इतनी थी, लोकेशन 1 पे इतनी,
लोकेशन 2 पर इतनी, टाइम की इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, तो हम कहेंगे कि भाई स्टेडी है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ टाइम के लिहाज से। वरना यहाँ पे ये लोग शो करते हैं, अभी हम देख लेंगे कि कैसे शो करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि आगे इसकी एग्जाम्पल भी है। अब देखें यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक लोकेशन पे भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, दूसरे पे भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी पहली पोजीशन पे तो कुछ और है, दूसरी पोजीशन पे अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सिस्टम देखें तो यहाँ पे पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गए। अब देखें यहाँ पे टाइम के लिहाज से तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, मगर लोकेशन के लिहाज से भी नहीं हुई। पहली पोजीशन पर भी वेलोसिटी हमारी प्रॉपर्टी वही है, दूसरी पोजीशन पे भी प्रॉपर्टी जो है वही है, तो स्टेडी और यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देखें पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गए, पहली पोजीशन में ही, ठीक है, जब पानी जो है पाइप में डाला तो पहली पोजीशन पे हमने अभी पानी को छोड़ा नहीं है, एक जगह पे है वो, मगर वहाँ पे 5 मिनट तक रखा हमने, तो 5 मिनट तक 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी 3 हो गई, इसी टाइम पर ही पहली पोजीशन पर सेम टाइम पर ही 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब कि ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, तो ये अनस्टेडी है, ठीक है। और जब हम लोकेशन हमने देखी 2 लोकेशन पर गए तो वहाँ पर भी हमारे पास चेंज हो गई प्रॉपर्टी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, लोकेशन के लिहाज से भी हो रही है, टाइम के लिहाज से भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी यही है कि हमारे पास जो है ना पहली पोजीशन से दूसरी तक गए, अब पहली पोजीशन से जब दूसरी तक गए तो यहाँ पे तो 2 से 3 हो गया, मगर यहाँ पे भी 2 से 3 हो गया, मतलब कि टाइम जो है ना वो हमारे पास चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से, ठीक है, मगर ये यूनिफॉर्म है, मतलब कि जितनी पहली लोकेशन पे जो प्रॉपर्टीज है दूसरी लोकेशन पर भी वही प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना सिस्टम की, तो आपके पास ऊपर नीचे जब चेंज वैल्यूज हो तो वो आपके पास क्या होगा, अनस्टेडी होगा, ठीक है, मतलब वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। और अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टली में सेम वैल्यूज हो तो वो आपके पास यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देख ली है। अब साइकिल, हम लोग स्टेट पढ़ चुके हैं, तो साइकिल समझना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एक सिस्टम, ठीक है, उसकी साइकिल जो है ना वो एक साइकिल से गुजरता है, कब गुजरता है, अगर वो वापस आ जाए अपनी इनिशियल स्टेट पर, जहाँ से वो शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाए, इनिशियल स्टेट से वो गया, ठीक है, और वो वापस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, 1 से शुरू हुआ, 2 पे आया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, वापस उसी स्टेट पर आ गया जहाँ से शुरू हुआ था, तो ये एक साइकिल है, साइकिल में काम हो रहा है, वापस वही काम होगा, साइकिल चल रही है बार बार, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसको और आसान लफ्जों में समझना चाहें तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम होती है। और अभी हमने जो ऊपर पढ़े थे प्रोसेस, ठीक है, ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें ये रहा प्रोसेस पढ़ा था, क्या यहाँ पे फाइनल और इनिशियल स्टेट जो है वो सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग है। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ और होगी, प्रॉपर्टी बी की कुछ और होगी, इधर भी कुछ और होगी, मगर यहाँ पे अगर हम आए, ठीक है, तो इधर आके देखें तो 1 पर यही प्रेशर होगा, यही वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये हमें पता चला कि ये हमारे पास एक साइकिल में चल रहा है काम सारा। अब ये हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, फॉर्म ऑफ एनर्जीज में हमारे पास एक सिस्टम की टोटल एनर्जीज होती है, चाहे वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी हो या चाहे वो सिस्टम के बाहर की एनर्जी हो, ठीक है। अब ये सम ऑफ ऑल एनर्जीज होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है, उसमें हमारे पास सारी एनर्जीज आ सकती हैं, थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, सारी एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। और बड़ी ई से डिनोट किया हुआ है, मतलब कि टोटल एनर्जी की बात हो रही है किसी भी सिस्टम में, और अगर छोटे ई से डिनोट किया हुआ है मतलब स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब कि मैं कह रही हूँ भाई सिस्टम में 1 किलोग्राम की एनर्जी बता दो मुझे बस, और मुझे कोई पूरे सिस्टम की नहीं देखनी, ठीक है। अब देखें हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक हम पहले ये टर्म जो है वो यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब होता है पूरे सिस्टम को जब हम एज अ होल देखते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म एनर्जीज की होती है और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जब पूरे एक सब्सटेंस को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम एक पूरे सब्सटेंस को देखें उनकी जो भी एनर्जी हो आउटसाइड के लिहाज से, ठीक है, पूरे उस सिस्टम की, तो वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, किसी भी बॉडी में मोशन हो रहा होता है, ठीक है, तो मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर थी, अब वो यहाँ पर आ गई, तो ये मोशन हुआ ना, तो मोशन जैसे ही हुआ तो वो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये हमारे पास सराउंडिंग के लिहाज से पूरे सिस्टम की देख रहे हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की तो बात नहीं की ना मैंने, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एलिवेशन की वजह से होती है, एलिवेशन मतलब हाइट की वजह से। अब अगर हाइट देखें हम, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हुआ,
वो ऊपर तक गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम देख रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि हमने इसका एक छोटा सा मॉलिक्यूल उठा के वो देखा कि भाई वो ऊपर गया तो क्या हुआ, नहीं, हमने ये नहीं देखा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो स्पेसिफिक ये सारी चीज़ें हमें पता है। जैसे बड़ा वाला जो है एज अ होल अगर हम देखें तो कैपिटल में आएगा, स्पेसिफिक देखें तो छोटे वाले में आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल वैसे इन्होंने दी हुई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो, सेंसिबल और लैटेंट और ये सारी चीज़ें, ठीक है, देख लेते हैं अभी हम डिटेल में, सही है। अच्छा देखें, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब ये कि जब हम इंटरनल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी देख रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स में देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं। ऐसी ये वो एनर्जीज हैं, सेंसिबल एनर्जी और लैटेंट, ये रही यहाँ पे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है जब एक वाटर स्टीम में बदलता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक पानी जो है वो स्टीम में बदल रहा है, उसका टेम्परेचर पहले 30 था, फिर 100 हुआ, फिर 120 हुआ। असल में बदलता कुछ इस तरीके से है कि आपके पास ना 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि 100 पे आपका पानी जो है वो बॉयल हो जाता है। तो 100 पे क्या अचानक से बॉयल हो जाता है? नहीं, क्या होता है कि आपके पास 100 में आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे स्टीम की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी देखी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, एक होती है सेंसिबल और एक होती है लैटेंट, ठीक है। अब सेंसिबल और जो है ना लैटेंट का क्या फ़र्क है, सेंसिबल का बस एक मतलब समझ ले, जब आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो सेंसिबल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 30 से 100 हो गया, ठीक है, और 100 से 120 हो गया। यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है मगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो ये सेंसिबल है, मतलब हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चेंजिंग हो रही है। मगर एक हमारे पास है लैटेंट। लैटेंट का मतलब है 100 के अंदर ही सारा काम हुआ, 100 से जब तक वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, 100 पर ही था जब वो, तो मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से चेंज हुए पानी के जो है ना स्टीम में, तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया पानी, ठीक है। तो वो जो 100 वाली स्टेट थी, वो जो 100 है उस पे एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट एनर्जी बोलेंगे। मतलब कि लैटेंट का मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर सके, ठीक है, मतलब कि हमें नहीं पता चला, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस, ये चेंजेस है, चार्जेस नहीं है, चेंजेस ऑफ फेज ऑफ सिस्टम। कोई भी फेज जब चेंज हो रहा होता है तो वो लैटेंट एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सेंसिबल का भी यही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है ना राइज और जो है ना वो सीन हो सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। जब सेंसिबल में देखा जा सकता है, लैटेंट में देखा नहीं जा सकता। इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी होती है एक, ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी। तो सारी जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज है ना, अगर हम उनका जो है ना सम कर लें तो वो हमारे पास एक पूरे सिस्टम के अंदर की एनर्जी मानी जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये दोनों एनर्जीज आ जाती हैं। ये सेंसिबल भी लैटेंट भी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास इसी तरीके से, अगर मैं एक पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात करूं तो उसमें सारी एनर्जीज आ जाती हैं, मैक्रोस्कोपिक भी और माइक्रोस्कोपिक भी, ठीक है। और सारी एनर्जीज को प्लस कर दें, के ई प्लस पी, यू कहाँ से आया, यू इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है। अभी हमने देखा जब सेंसिबल एनर्जी और लैटेंट एनर्जी प्लस होती है तो हमारे पास यू आता है, मतलब इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास नेक्स्ट है ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अगर हम आसान लफ्ज़ों में देखना चाहें तो हमने टेम्परेचर को क्या बोला है कि भाई जब हम हॉटनेस या कोल्डनेस किसी भी बॉडी की मेजर कर रहे होते हैं तो वो हम टेम्परेचर की फॉर्म में करते हैं। मतलब कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बना दिया है कि भाई 40, 45, 50, 60 मतलब कि हॉटनेस की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। मतलब कि किसी भी बॉडी की गर्माइश, हॉटनेस, कोल्डनेस मेजर करना, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए ये जो है ना हमारे पास एक लॉ है टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए इस लॉ का ना मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब ये है कि अगर मेरे पास तीन बॉडीज हैं ए, सी और बी, ठीक है, तो कह रहे हैं भाई ए और सी आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, और सी और बी आपस में कांटेक्ट में है, ये बात का मतलब है। ए और सी आपस में कांटेक्ट में है, सी और बी आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। तो
आपके पास इन्होंने ये कहा है कि भाई ए और सी का टेम्परेचर अगर आपस में बराबर है और बी और सी का टेम्परेचर अगर आपस में बराबर है तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना ए और बी का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा। हालांकि हमने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि ए और बी का आपस में बराबर है, हमने तो बस ये बोला कि ए और सी का बराबर है और सी और बी का बराबर है, ठीक है। फिर हमने उससे ये कंक्लूजन निकाली है भाई ए और बी का बराबर है, ठीक है। अब ये ना आपको थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी, आप बोलेंगे ये कैसी बात है, ये तो लॉजिकली ही ठीक है ना, मतलब कि ये तो मैथ का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर ए सी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए बी के बराबर है, इसमें क्या, इसमें इतने मुश्किल क्या बनाने की बात की, इसमें एक अलग से लॉ क्या था, ठीक है। तो इसको ना बस ऐसे समझें कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 चेयर्स हैं, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, उसमें 3 लोग बैठे हुए। अब ये वाला बंदा जो है ना इस बंदे से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में रहा तो मतलब क्या होगा कि कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी कांटेक्ट होता है, चाय पड़ी हुई होती है कमरे में तो उसका सराउंडिंग से कांटेक्ट होता है, तो होता क्या है कि वो जो टेम्परेचर है, चाय अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ले आती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो ए वाला है और ए और बी इन दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम हो जाएगा, ये मैं बी बीच में बना रही हूँ, ए और बी जो है इनका टेम्परेचर आपस में सेम हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ये बोला कि भाई बी और सी जो है ये आपस में कांटेक्ट में है, सी का ए से कोई लेना देना नहीं है, बी और सी आपस में कांटेक्ट में है, तो मतलब कि जब ये कांटेक्ट में होंगे तो ऑटोमेटिकली बी सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब इनके अंदर जो है हीट, जहाँ पे ज्यादा हायर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा तो इनका टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा और इन दोनों का भी सेम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि ए और सी एट द एंड आपस में एक दूसरे का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये असल में इस बात का कंक्लूजन है, ठीक है। आपको मैथमेटिकली ये समझना है कि भाई ए सी बराबर है, सी बी बराबर है, बी ए बराबर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस ये चीज है ना, ये आपने लॉजिक थोड़ी सी समझनी है, ये क्यों अलग से एक पूरा जो है ना लॉ बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर स्केल है, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, आपने बस इसको सिंपल ना याद करना है। आपके फॉर्मूले जितने अच्छे याद होंगे आपका जो है ना न्यूमेरिकल्स उतने ही अच्छे सॉल्व हो जाएंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इस फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस भी कर लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है, मगर उससे पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल और प्रेशर की डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ना प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक जो है ना एरिया पर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, किसी भी एरिया पर, ठीक है, कोई भी मेरे पास एक एरिया है उस पर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है फ्लूइड के जरिए, ठीक है, फ्लूइड के जरिए। ये फ्लूइड का लफ्ज आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएमई में आप जब जब फ्लूइड का मतलब सुनेंगे, ठीक है, फ्लूइड का लफ्ज सुनेंगे तो आपके जहन में ना ऐसा नहीं आना चाहिए कि फ्लूइड एक लिक्विड है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब एयर भी है और गैस भी है, बीएमई में फ्लूइड का मतलब एयर भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है। तो जब जब फ्लूइड की बात हो रही है मतलब कि प्रेशर लगाएगा फ्लूइड। अब चाहे मैं वो लिक्विड के प्रेशर की बात करूं, एक पानी प्रेशर लगाए या फिर एक एयर प्रेशर लगाए, ठीक है, तो वो प्रेशर ही है, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट्स है डिफरेंट और इनके आपस में रिलेशन है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा जो है ना खास चीज़ नहीं है। अच्छा ये चीज़ समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये तरह तरीके के प्रेशर हैं जो हमें जो है ना पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, नाम से ही जाहिर है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाते हैं ना किसी भी जगह के ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। मतलब कि किसी भी जगह पर हवा का जो दबाव है, हवा का वेट की वजह से जो प्रेशर है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, प्रेशर का टॉपिक थोड़ा सा जनरली यहाँ से चीज़ें थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, बीएमई के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल होती है, ठीक है। और आपका जो चैप्टर 1 है ना इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, मतलब कि पेपर का जो बहुत ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में से अगर कुछ आएगा तो वो प्रेशर ही होगा, ठीक है। बाकी सब तो डेफिनेशंस वगैरह इतनी उसमें न्यूमेरिकल्स इतने हैं नहीं, ठीक है। अब देखिए प्रेशर के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। ये जो है ना सिंपल आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रेशर जो है ना वो आपका हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टली प्रेशर जो है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पर तो एक ही फोर्स लगेगी ना अगर हवा की लगेगी, ठीक है, मतलब कि
ये आपने ध्यान में रखनी है। हॉरिजॉन्टल कभी भी चेंज नहीं होता प्रेशर। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ है, इस पॉइंट पे जो है ना वही प्रेशर होगा जो इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्रेशर हमेशा किससे चेंज होता है? प्रेशर हमेशा चेंज होता है एलिवेशन से, मतलब हाइट से, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना एक पूरा ये एक कंटेनर है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर हवा का दबाव भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे एलिवेशन जो है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी हवा का दबाव है, मगर जब यहाँ नीचे नीचे आएगा तो इस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी जगह का प्रेशर भी, फिर ये वाला प्रेशर भी, ठीक है। तो आपने ये चीज समझनी है कि प्रेशर हमेशा एलिवेशन से चेंज होता है, ठीक है। और इसीलिए जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं, अगर आप लोग किसी एक ऐसे एरिया पे गए हों जो थोड़ी ऊंचाई पर होगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो कार का इंजन है वो लेस पावर जनरेट करता है, और ये प्रेशर की कमी की वजह से ही होती है, ठीक है। प्रेशर अगर कम होगा तो प्रेशर पावर जनरेट सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसीलिए बंदा जो है ना उसको ऑक्सीजन भी कम मिलती है, ठीक है, वहां पे जो है ना कम प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चली। अब देखें ये हमारे पास और भी तरीके के प्रेशर हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। अब हम जो है ना इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए असल में ना हमारे पास ये 3 तरीके के प्रेशर हैं। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख चुके हैं, ठीक है। अब ये 3 तरीके के प्रेशर जो है हम इसको समझेंगे और बिल्कुल सही से समझेंगे कि इनका हमारे पास मतलब क्या है, ठीक है। हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ की मदद से आप लोग उसका फॉर्मूला जो है वो खुद से बना सकेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखें ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये है कि एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बना हुआ है, इसको देखें, ठीक है। एक पॉइंट है आपके पास, या यहाँ पे न्यू बना लेते हैं, ठीक है। वो जो पॉइंट है वो पानी के अंदर है, ठीक है, और आप उस पॉइंट का प्रेशर देखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी है, और पानी जो है जाहिर सी बात है समंदर है, उसके ऊपर हवा भी तो होती है, ठीक है, हवा तो हर जगह है। तो होगा क्या, आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको क्या समझा रही हूँ अभी, एब्सोल्यूट प्रेशर समझा रही हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग समझ चुके हैं, जो हवा का प्रेशर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखें ये पॉइंट है, इसके ऊपर लगने वाले तमाम प्रेशर मेरे पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके ऊपर लगने वाला तमाम, होल, इस चीज को आपने गौर से समझना है। होल का मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर हम देखें तो इसके ऊपर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी है, सही है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना ये जो पानी का वेट होगा ये भी तो एक प्रेशर डाल रहा होगा ना इसके ऊपर, सही है। तो ये भी, इसका भी एक अपना प्रेशर होगा, क्या पता उसके ऊपर कितने और प्रेशर्स लग रहे हो मजीद। तो वो जो सारे प्रेशर है ना जो उसके ऊपर लग रहे हैं, एक्चुअल प्रेशर, ठीक है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ये चीज आपने गौर से समझनी है। अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर हमें पता चल गया कि एक पॉइंट पे लगने वाले तमाम तर प्रेशर। अब गेज प्रेशर समझते हैं। गेज प्रेशर का मतलब ये है, इसी एग्जांपल से देखें, गेज प्रेशर का मतलब ये है कि हवा का, हमने ये देखा इस पॉइंट के ऊपर लगने वाले तमाम प्रेशर, आप तमाम प्रेशर में से ना हवा का प्रेशर निकाल दें, मतलब हवा के प्रेशर के अलावा जो भी कोई फ्लूइड अपना प्रेशर लगा रहे किसी पॉइंट के ऊपर, जो भी कोई फ्लूइड का मतलब एयर, गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया बीएमई में फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं है, वैसे तो यहाँ पे वाटर एक लिक्विड ही है, मगर फ्लूइड का मतलब एक कोई और गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी एक फ्लूइड किसी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा किसी पॉइंट के ऊपर जितने प्रेशर लग रहे हैं ना वो गेज प्रेशर है, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा किसी पॉइंट के ऊपर जितने प्रेशर लग रहे हैं वो गेज प्रेशर है, ठीक है। अब इसको एक और आसान लफ्ज में समझ सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एडिशनल में और कोई एडिशन उसमें जो प्रेशर लगते हैं किसी पॉइंट के ऊपर वो गेज प्रेशर कहलाते हैं, और वो उससे अबव है, मतलब उस एडिशनल लग रहा है ना, ये वाटर का प्रेशर एडिशनल है, एटमॉस्फेयर तो लगेगा ही लगेगा, ये एक एडिशनल प्रेशर है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम तो हमें नाम से ही जाहिर है, कहीं पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, मतलब कि वहां से हवा का दबाव जो है वो निकाल दिया गया, हवा का दबाव हमने कम कर दिया है, एयर प्रेशर कम हो गया,
ठीक है, तो कहीं पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया जाए किसी जगह का प्रेशर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। अब ये हमने एक कॉन्सेप्ट से तो देख लिया कि क्या होता है गेज, एब्सोल्यूट, वैक्यूम, मगर हम इसको ग्राफ के जरिए भी समझते हैं। ठीक है, ग्राफ के जरिए समझने से होगा क्या कि जैसे हम इसका ग्राफ समझ लेंगे तो हम इसका फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सकेंगे, फॉर्मूला बना सकेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बना लेंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में मुश्किल नहीं होगी, हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल हम वो फॉर्मूला जो हमें पता होगा, ठीक है, हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट से देख पाएंगे कौन सा प्रेशर हमें सवाल में गिवन है, कौन सा नहीं गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ना ये वाला ग्राफ देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर लगने वाला तमाम तर प्रेशर इन्होंने क्या बोला हुआ है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, ये रहा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर में दो तरीके के प्रेशर होते हैं, मतलब कि हमने ये बात अभी डिस्कस की कि एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब तमाम तर प्रेशर, एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब तमाम तर प्रेशर, जिसमें गेज प्रेशर भी होता था जो समंदर का प्रेशर और हवा का प्रेशर, तो दोनों को मिला दिया तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर का ग्राफ बन गया। ठीक है, दोनों को मिला के उतना ही एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये चीज यहाँ से हमें पता चली। इसी तरीके से अगर हम क्या करें कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, हवा के दबाव में से किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर ही माइनस कर दें, मतलब असल ही हमने माइनस कर दिया, असल में हमारे पास सारे प्रेशर आते थे एब्सोल्यूट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहां पे तो फिर बिलो ही होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो प्रेशर होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर वहां पे कोई प्रेशर है ही नहीं, तो इसलिए हमें पता चला कि ये इस तरीके से हो जाएगा। दोनों को मिला के हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखें यहाँ से फॉर्मूला निकाल लें, फॉर्मूला ये देखें, अगर मुझे यहाँ से पी वैक्यूम निकालना हो तो पी पूरे एटमॉस्फेयर में से मैं ये वाली चीज माइनस कर दूं, मेरे पास ये वाली बची हुई चीज आ जाएगी, ये एक फॉर्मूला बन गया। या अगर आप इसको फॉर्मूला को अलग तरीके से बनाना चाह रहे हैं, पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू पी एब्सोल्यूट प्लस का पी वैक्यूम, ऐसे बना ले। या अगर इसको और अलग तरीके से बनाना है तो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर माइनस का पी वैक्यूम करके बना ले, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला ग्राफ देखें तो पी जी यहाँ पे लिखा हुआ है गेज प्रेशर। ठीक है, पी जी अगर मुझे निकालना है तो एब्सोल्यूट में से पूरे में से एटमॉस्फेरिक माइनस करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास गेज का बचा हुआ ये रहा जो आ जाएगा एरिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको और भी बना सकते हैं, कैसे पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस का पी गेज, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट जो है इससे ग्राफ से बना सकते हैं। सही है, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरे आते हैं, मगर उसके लिए पहले हमें डेरिवेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, डेरिवेशन समझेंगे फिर ही जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। अब देखें ये जो है ना हमारे पास डेरिवेशन हम एक अलग तरीके से समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है, मतलब यहाँ पे ना हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर डेप्थ के हिसाब से निकालेंगे। अब आप ये सोचें कि भाई डेप्थ के हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर चेंज डेप्थ के हिसाब से होता है, वेरिएशन ही उसमें डेप्थ के हिसाब से होती है। हॉरिजॉन्टली तो प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो हम उसमें वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि भाई डेप्थ के हिसाब से कितना प्रेशर चेंज होता है, मतलब एक फॉर्मूला, एक हमें पता चल जाना चाहिए कि हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे जिससे हमारे पास वो प्रेशर जो है ना वो आ जाए। ठीक है, तो अब हम ये डेरिवेशन जो है ना ये समझ लेते हैं। अब देखिए, अब ना हम इसकी जो है ना डेरिवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेशन हम समझ लेते हैं, यहाँ पर ना देखें एक ये डायग्राम बनी हुई है, एक ग्राफ बना हुआ है, पहले ना हमें इसे समझना पड़ेगा वेरिएशन समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है कि भाई एक यहाँ पे ना एक बॉडी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब ये जहां पर भी है इसके ऊपर ना ऊपर से कुछ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जाहिर सी बात है ये तो हमें पता है, कोई बॉडी अगर फॉर एग्जांपल हमने अभी समंदर की एग्जांपल ली, समंदर के अंदर भी कोई बॉडी है तो उसके ऊपर से तो प्रेशर लगेगा ही है। ये जो हमारा अर्थ है इसमें भी तो ऊपर से ही प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और तभी तो जो हमारे ऊंचाई वाले एरियाज होते हैं उनमें प्रेशर जो है वो हमारा कम होता है, और जैसे डेप्थ में हम जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है नीचे के एरियाज में। और हमने अभी यही बात डिस्कस की कि ऊपर वाले एरियाज में प्रेशर कम है, नीचे वाले एरियाज में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखें ये जो है ना आपके पास
ये पूरी ग्राफ है, इस ग्राफ को समझे ये कहीं भी बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर से कहीं ना कहीं से प्रेशर लग रहा होगा। अब नीचे से प्रेशर कैसे लग रहा है ये बात कैसे समझे। अब ये बॉडी इस जगह रुकी हुई है, रुकी हुई है मतलब ये जो ऊपर से प्रेशर अगर लगता जाता तो ये बॉडी कंटिन्यूसली नीचे मूव करती जाती, ठीक है, ये रुकी थोड़ी रहती। तो ये रुकी हुई है मतलब कि नीचे से भी कोई एक ऐसी फोर्स है जिसने इसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो आपके पास क्या है, P2 है, ठीक है, जो नीचे वाली फोर्स है जिसने इसे बैलेंस किया हुआ है, इस डब्बे को एक जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखें आपके पास क्या है, सिंपल ऊपर से P1 तो लग रहा है, ये तो आपको ऑब्वियस है कि कोई ना कोई प्रेशर, क्या पता ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो, इसे इमेजिन कर लें कि भाई ये आपके पास एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है, ठीक है, P1 को इमेजिन कर लें। अब देखिए जाहिर सी बात है वो जो बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका अपना भी तो वेट है, उसका भी तो प्रेशर लग रहा होगा, तो भाई वेट भी तो लग रहा है, तो वेट का प्रेशर भी है, सही है। और वो देखिए P2, वो P2 जो भी है वो इतना बड़ा है कि उसने P1 और वेट दोनों को बैलेंस किया हुआ है। तो मुझे क्या पता चला कि P2 जो है वो किसके बराबर है, P1 के और वेट के बराबर है, सही है, उसने दोनों को बैलेंस किया हुआ है, इतना है कि वो बॉक्स एक जगह पे पड़ा हुआ है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इसके कुछ डायमेंशंस हम समझ लेते हैं। हमने इसका यहाँ पे एक्स एक्सिस देखा है, ग्राफ में आपकी मर्जी होती है, आप वाई एक्सिस को जो है क्या कहें, या तो जेड, ये जनरली हम इसको वाई कह रहे होते हैं, हमें इसको वाई कहने की आदत होती है, मगर हम हाइट को जेड भी कह सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी, आप इसे जेड कहें वाई कहें, जेड के हिसाब से डेरिवेशन हुई है तो जेड कहें, ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, जेड कह लिया हमने इसे, सही है। अब यहाँ पे अगर कुछ डायमेंशन देखें तो ये कुछ चेंज है बॉडी का, डेल्टा एक्स है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे कुछ हाइट है, ठीक है। और ये क्योंकि 3 डायमेंशनल नहीं दिखाया हुआ इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भाई यूनिट डेप्थ, मतलब ये समझ लो कि भाई ये डब्बा कितना अंदर की तरफ है या कितना बाहर की तरफ है ये मुझे नहीं पता, बस वो यूनिट है, वो 1 है जो भी है, ठीक है, कितना अंदर की तरफ है कितना बाहर की तरफ है ये नहीं पता। मतलब थर्ड डायमेंशन जो है मेरे पास, ये अगर हम यहाँ से देखें, इसको बना लेते हैं सही से, मतलब कि जो हमारे पास थर्ड डायमेंशन है ना यहाँ पे, अब क्योंकि z हम ले चुके हैं तो थर्ड वाला z को नहीं, थर्ड वाले को z नहीं कहेंगे, थर्ड वाले को y कह देते हैं। तो वो जो y है ना हमारे पास वो यूनिट है, वो 1 है, और ये इन्होंने यहीं पे स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शो ही नहीं किया हुआ डब्बा कितना अंदर है डब्बा कितना बाहर है, ठीक है, बस इन्होंने डेल्टा x बताया हुआ और डेल्टा z बताया हुआ। तो y जो डेल्टा y है ना वो थर्ड डायमेंशन है, मतलब कि एक चौड़ाई एक लंबाई और एक कितना अंदर कितना बाहर, ये थर्ड डायमेंशन होती है ना। तो ये 1 है, ये इन्होंने कहा गया यूनिट डेप्थ इनटू द पेज, इनटू द पेज मतलब अंदर, पेज के अंदर की तरफ कितना है डब्बा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमने इसकी डायग्राम जो है वो समझ ली है। अब ये जहाँ पे सही से सॉल्व हुई है मैं यहाँ से आप लोगों को बता रही हूँ। ये वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस कर ली हैं इसके ग्राफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब हमने डिस्कस कर लिया कि ऊपर से कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, नीचे से कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और जो है ये हमारे पास एक बॉक्स जो है वो बैलेंस हुआ हुआ है अपनी जगह पर है, ठीक है। अब देखें ये जो है हमारे पास ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो समझे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। तो वो फोर्स जो है प्रेशर 1 है, क्योंकि प्रेशर 1 की फोर्स है तो उसे हम कह देंगे F1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रेशर 2 जो फोर्स लगा रहा है उसे हम कह देंगे F2, ठीक है। जो हमारे पास नीचे वाली जो फोर्स जो F2 लिखा हुआ है यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब देखें सिंपल हमारे पास क्या होगा कि ये आया कहाँ से, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है F1 इक्वल टू P1A, ये आया कहाँ से, ये असल में आया ऐसे कि मेरे पास फोर्स, हम लोगों ने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ते वक्त ही हम नहीं पढ़ा था कि कोई भी फोर्स जो है पर यूनिट एरिया कितनी लग रही है वो प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमारे पास वहीं से ये जो फॉर्मूला है इसको हमने थोड़ा अरेंज किया, फोर्स को एक जगह पे रखा, P इंटू ए हो गया एरिया। अगर हम एरिया निकालना चाहें इस पूरे बॉक्स का तो लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्मूले से ये आपके पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस करी है अभी 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ एरिया जो है उसकी जगह डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 डेल्टा एक्स और F2 की जगह P2 डेल्टा एक्स, ठीक है।
अब देखें, अब ये डेरिवेशन जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यहाँ से मास अलग करना चाहूँ, ठीक है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब इस पूरे का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम में तो तीनों डायमेंशन आती है ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड, डेल्टा वाई। अब क्योंकि डेल्टा वाई अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा वाई जो है वो 1 है मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह 1 रखेंगे तो पी डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड, सही है। अब असल में हम लोग ये निकाल क्यों रहे थे, हमें अभी पता चलेगा, चीज़ें फ्लो में आ जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या करें, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, मतलब उसमें ये चीज़ें आए कहाँ से, मास की वैल्यू उसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहीं से वेट का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूँ तो m इंटू जी होते हैं, m अभी हम निकाल चुके हैं तो मैंने इंटू जी लिख दिया, तो ये एक वेट की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, सही है। अब यहाँ पे ना गौर से देखें, मेरे पास अगर मैं सारी फोर्सेस इस बॉक्स के ऊपर जो सारी फोर्सेस लग रही हैं उनका सबमिशन करना चाहूँ तो मेरे पास सबमिशन ऑफ फोर्सेस आ जाएगा, और फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ अभी मैंने डिस्कस की थी यहाँ पर, अगर आप देखें P2 इक्वल्स टू P1 प्लस का W, और ये आप लोगों को पता चला था ये कैसे आया था, ठीक है। तो सिंपल है, ये जो सारी फोर्सेज हैं ये लग रही हैं इस बॉक्स के ऊपर, तो ये अगर आप सही से करें ना तो P2 माइनस P1 और माइनस W, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर भी देखें ऐसे ही हुआ है, P2 माइनस P1 माइनस W, ये पूरी W की एक्सप्रेशन इन्होंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। P1 की और P2 दोनों की जो फोर्सेस लग रही है ना उसकी एक्सप्रेशन इन्होंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि हम फोर्स का सबमिशन कर रहे हैं ना, वेट भी एक फोर्स है, पूरी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर फोर्स प्लस माइनस कर रहे हैं तो सारी फोर्सेज होनी चाहिए, तभी हमने इसका फोर्स का फॉर्मूला देखा था प्रेशर का, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर नहीं पुट करा P2 माइनस P1, ठीक है। मगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये ऐसे हो रहा है, P2 प्रेशर जो है वो इसको बैलेंस किए हुए है, ये हुआ हुआ है, ठीक है। अब देखें सिंपल यहाँ पे क्या होगा, हमने फोर्स की एक्सप्रेशन लिख दी P2 की, P1 की, ठीक है, ये वेट की थी, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, हमने रख दिया, डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। P2 यहाँ पे P2 माइनस P1 की एक्सप्रेशन को डेल्टा P लिख दें, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, डेल्टा P की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपको निकालनी थी। अब ये आपके पास जो PDF है इसमें यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक वेट की निकली हुई है, कोई मसला नहीं है, डेल्टा P की निकाल लें, डेल्टा P की ये आई हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, मसला नहीं है। अब देखें ये आखिरी पॉइंट इस PDF का डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये हमारी पहली PDF जो है वो ख़त्म हो गई है। फ्लो ऑफ हीट एंड मास, ठीक है, मतलब कि हीट और मास का फ्लो। हमेशा याद रखें जब भी हीट है ना वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ये चीज़ हमने बहुत ही शुरू में डिस्कस करी थी, ठीक है। और मास की अगर हम बात करें ना बिल्कुल इसी तरीके से मास भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ना फ्लो करता है, ठीक है। मास अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। अब ये हमारे पास PDF ख़त्म हो गई है, इसकी जो बाकी की चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है।